तो कल हम लोगों ने जब ये CSS के सिलेक्टर्स वगैरह देख रहे थे तो मैंने आप लोगों को CSS सिलेक्टर्स इन डिटेल कल आप लोगों को करवा दिए थे। एक टॉपिक रह गया था, अच्छा कुछ चीजें मैं सिलेक्टर्स के अंदर आपको बताता चलूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्शन जो है सिलेक्टर जो है अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं एलिमेंट के जरिए, तो फॉर उससे क्या होता है कि मेरे जितने भी सिलेक्टर्स हैं सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मल्टीपल, और अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर एक ही CSS इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है यूएल स्पेस। ठीक है, इन EM कर देंगे तो अब ये होगा यूएल के अंदर अगर जहां पे EM इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पे जाके ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये सिंपल सिलेक्टर आ गए यानी कि एलिमेंट के ऊपर, फिर उसके बाद यूनिवर्सल अगर आप स्टैरिक लगा दें, ठीक है, स्टैरिक लगा के आप कर दें तो इसका मतलब है वो जहां पे मैच करेगा उसके साथ इंप्लीमेंट कर देगा। और क्लास कल आप लोगों को क्लास सिलेक्टर आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया था, ID सिलेक्टर भी आप लोगों को बता दिया था कि हैश लगा के। अच्छा अब ये अगर H1 हैश ब्लैक, अगर आप H1 हैश ब्लैक कर देते तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हेडिंग के अंदर कोई आईडी, अगर H1 का आईडी हैश यानी कि ब्लैक होगा तब जाके ये उसके ऊपर CSS वर्क करेगी। ठीक है, ये कुछ CSS के रूल्स हैं। और अगर स्पेस दे दी जाए तो इसका मतलब है कि आईडी ब्लैक के अंदर अगर आपका H2 पड़ा हुआ है, हेडिंग 2 साइज की पड़ी हुई है, H2 है तो उसके ऊपर वर्क करेगा। और अगर चाइल्ड सेलेक्टर्स यूज करने तो उसके लिए आपके पास ये साइन आता है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट का। उससे ये होगा कि बॉडी का चाइल्ड अगर पैराग्राफ है तब उसके ऊपर CSS वर्क करे। और इनपुट्स के ऊपर जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट चेक करके वेरीफाई करना चाहें कि अगर इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो तो फिर उसके ऊपर ये वाली CSS वर्क करे। तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको मैं इन डिटेल बाद में फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। और ये हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि अगर मैं एक ही एक एक एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल अगर CSS की प्रॉपर्टीज देना चाहता हूं तो सेमीकोलन यूज करके दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी एंड सो ऑन मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेमीकोलन क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, और हमने ग्रुपिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया होता है, करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल की होती हैं। और अगर आप मल्टीपल टैग्स के ऊपर सेम CSS करने चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप उन एलिमेंट्स कोमा दूसरा एलिमेंट कोमा तीसरा एलिमेंट, तो ये अब ये H1 H2 और H3 के ऊपर ये सारी CSS वर्क करेगी। मल्टीपल आईडीज के ऊपर करवाना चाहते हैं सेम वर्क। ये आप लोगों के सामने एक CSS के एग्जांपल है, आप लोग मुझे बताओगे सब लोग चैट में ये कौन सी CSS है। जी ये मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूं। उस्मान ये मैं रिपीट भी आज कर देता हूं अगेन।
हम इसकी थ्योरी को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम आपके फेलो एक कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दें, तो मैं ये रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। जी स्क्रीन शेयर्ड ही है आप लोगों के पास, और मैंने अब नोटपैड ओपन कर रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग इनलाइन सीएसएस की एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इनलाइन सीएसएस में हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज करते हैं हम लोग इनलाइन सीएसएस के लिए, अपने जिस टैग में मैं सीएसएस करना चाहता हूं उसी के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, एट्रीब्यूट का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग वो एट्रीब्यूट, मेरे पास वो फाइल मैंने, सीएसएस प्रॉपर्टी का मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या था। उसके लिए मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी नेम कॉलन वैल्यू और उसके बाद सेमी कॉलन, तो ये सीएसएस प्रॉपर्टी लिखने का सिंटैक्स है। ठीक है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था तीन तरह से सीएसएस होती है। फर्स्ट है इनलाइन सीएसएस, सेकंड है इंटरनल, थर्ड है एक्सटर्नल। इंटरनल सीएसएस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट का मैंने आप लोगों को बताया था कि एट्रीब्यूट यूज करने के लिए, जी बल्कि मैं आज वीएस कोड ही यूज करता हूं। ठीक है जी, आप लोगों ने वीएस विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया? स्क्रीन पे आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड शो हो रहा है? अच्छा, विजुअल स्टूडियो अगर जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। ठीक है जी, आप लोगों ने बेसिकली इसके अंदर ये आपके पास साइड पे एक्सप्लोरर, इसका यानी कि ये इसका फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये सर्च बार है इसकी। ठीक है, ये अगर आप इसको गिट्स कोई आउट कंट्रोल सोर्स कंट्रोल के साथ अटैच करना चाहते हैं, लाइक गिट वगैरह के साथ, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से डिबगिंग वगैरह के लिए आप उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फर्दर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। मैं आप लोग यहाँ पे जो मैं आप लोगों को रेफर करूंगा, जो एक्सटेंशन आप लोग कर लें, वो है ओपन इन वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये आप एक्सटेंशन है, इसे इंस्टॉल कर लें सब। ये मैं भी आप लोगों के सामने इंस्टॉल कर रहा हूं। ठीक है जी, ओपन इन वेब ब्राउजर, यहां एक्सटेंशन पे क्लिक करें और ओपन इन वेब ब्राउजर को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसके एडवांटेज भी मैं आप लोगों को बताता हूं। और फिर उसके बाद मैं ये फाइल एक्सप्लोरर को करता हूं। आप लोगों ने करना ये कि सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट यानी कि फोल्डर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं फोल्डर पे काम नहीं कर रहा, मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूं। फोल्डर का नाम रख रहा हूं HTML, बल्कि नहीं, मैं इसका नाम रख देता हूं क्लास। ठीक है, ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं इस फोल्डर पे ही काम करूं। तो मैंने ये फोल्डर बना लिया क्लास, क्योंकि मैं इस विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोगों ने फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर, ठीक है, ओपन फोल्डर, क्योंकि मैं जिस फोल्डर के अंदर काम करूंगा तो वो मैं क्लास के ऊपर काम करूंगा। मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया है। अब ये मेरे पास वो फोल्डर के अंदर जितनी भी क्लासेस या फाइल्स मौजूद हैं, ये मुझे उसका गाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे सामने ये विंडो आ गई है। ठीक है, अब देखें पहला काम क्या है, हम लोगों ने फाइल बनानी है अपनी HTML की। तो मैं जस्ट ओनली फाइल का नाम रखूंगा, तो मैं अपनी फाइल का नाम रख लेता हूं इंडेक्स
डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की मैं फाइल बना रहा हूं। ठीक है जी। तो ये मेरी HTML की फाइल बन गई। जैसे HTML की फाइल बनी है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसने एंगल ब्रैकेट्स लगा दिए। विजुअल स्टूडियो ने अपने पास HTML फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने कुछ आइकन वगैरह भी बनाए हुए हैं। अगर आप CSS की फाइल बनाएंगे उसके लिए और है, ठीक है, डिफरेंट आइकन भी उसने यूज किए हुए हैं। तो ये मैंने एक फाइल बनाई है इंडेक्स डॉट HTML की। अब ये मेरी HTML की फाइल बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं HTML, अगर एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, HTML। अब जैसे मैंने HTML लिखा तो यहाँ पे उसके डिफरेंट वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं HTML क्लिक कर दूं HTML आ जाएगा। अगर HTML सेकंड भी उसके आ जाएगा। अगर ये HTML:5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है HTML5 के कंटेंट। ये देखिए उसने सारे बेसिक टैग जो कि HTML के अंदर होने चाहिए वो सारे उसने लगा दिए। ये कुछ मेटा टैग्स हैं, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। टाइटल तो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ, मेटा टैग्स नहीं डिस्कस किए, तो ये मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद अगर विजुअल स्टूडियो को बड़ा एडवांटेज जो हमें अच्छा लगता है वो ये कि ये देखिए मेरी फाइल अनसेव्ड है, इसके यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस टाइम मैं नीचे कर रहा हूँ एक डॉट बना हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो टॉप पे मेरे पास वेलकम स्क्रीन के साथ ये फाइल का नेम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ रहा है, वहां के साथ ना डॉट व्हाइट कलर का है। इसका मतलब है मेरी फाइल अभी तक करंटली अनसेव्ड है। अगर मैं कंट्रोल S दबा देता हूं तो वो डॉट खत्म हो गया है, और यहाँ पे एक नंबर आ रहा था वो भी खत्म हो चुका है। अब ये देख लें, दोबारा अनसेव्ड है मेरी फाइल, तो ऊपर भी डॉट और यहाँ पे नंबर भी 1 लिखा हुआ आ रहा है। जी ये मैं कर देता हूँ। जूम से बेटर है मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ अब। क्लियर है जी। जूम से ना मेरा प्रीव्यू भी खराब हो जाएगा, मुझे फिर विंडोज पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी। मैंने साइज 22 कर दिया है। अच्छा जी, ये मेरे पास, अच्छा, अब ये मेरे पास बेसिक HTML टैग उसने खुद ही लिख दिए। मैंने लिखने का तरीका आपको क्या बताया कि मैंने सिर्फ H टाइप की HTML लिखा। अगर और ये क्यों आया, इंटेलिजेंस बेस पे है। आपको पता है कि टूल्स के अंदर हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है। अगर मैं जैसे ही ये देखो मैंने दोबारा रिमूव करके ये देखो फाइल को मैं सेव कर देता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम। मैंने लिखा HT, अभी इंटेलिजेंस ने खुद, अगर ये आपके पास शो ना हो रहा हो तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने HT लिखा हुआ मुझे नहीं शो हो रहा, तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये मेरे पास शो हो जाएगा। HTML5 पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास मुकम्मल HTML5 की वर्किंग मेरे पे लिख दी। मैं पहला काम क्या करूंगा, जी ये भी है, ये डिफरेंट शॉर्टकट्स कमांड है। अच्छा, वो उसकी शॉर्टकट कमांड है। मैं शॉर्टली आपको, मल्टीपल कमांड्स होती हैं कुछ टूल्स के अंदर। अच्छा, तो अब जी मैं अब आगे चलते हैं। अब पहली चीज है, हम लोगों ने वहां पे कल डिस्कस किया था। अब इसका एडवांटेज क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बॉडी के अंदर एक लगा लेता हूँ पैराग्राफ का टैग।
पी दबा के अगर मैं टैब का बटन दबा दूं तब मेरा टैब लग जाएगा, मैं इसके अंदर जो भी लिखना चाहूं वो लिख सकता हूं, वर्क स्पेस। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेव किया, मैंने वो जो व्यू इन ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, उसका मुझे एडवांटेज ये, मैं राइट क्लिक करूंगा तो ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, यानी कि आर्ट भी इसकी कमांड है। कंट्रोल बी मैंने दबाया, वो मेरे उसने करंट मेरा जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर सेट है उसके अंदर उसने मेरी उस फाइल को ओपन कर दी। ये देखिए नहीं, वर्क स्पेस लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, स्टाइल। अब ये मैंने स्टाइल लिख के एंटर दबाया, उसने डबल कोट्स इक्वल वगैरह खुद ही लगा दिया। अब ये देखें, अब क्योंकि हम सीएसएस में वर्क कर रहे हैं तो इसके अंदर टूल के अंदर हमारे पास क्या फायदा है, उसने ऑटोमेटिकली हमें इतनी ऑप्शंस दे दी हैं। सीएसएस के ऑप्शन क्या अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी सीएसएस की वो प्रॉपर्टीज हैं जो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। इतनी हमें शायद याद भी ना रहे। ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एफ दबा दिया तो सिर्फ मेरे पास उसने एफ से स्टार्ट होने वाली सीएसएस प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो हमें किसी भी, यस जाहिर बात है मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा इंटेलिजेंस की हेल्प से। कोई भी आईडीई जो है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो मुझे यही तो बेनिफिट देता है कि मेरा टाइम सेविंग। जितने भी आप टूल्स हैं वो आपको इसी तरीके से हेल्प करेंगे वेब के। फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, ये फॉन्ट साइज पे गया, उसने फिर मुझे कहा एक, अच्छा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं और एक ये तरीका भी है हमारे पास फॉन्ट साइजेस का। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो हमारे पास मौजूद होती हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, सेव करता हूँ। बट इनके डिफॉल्ट साइजेस हैं, अगर मैं अपनी मर्जी से साइज बड़ा करना चाहूँ वो ये ऑप्शन मुझे नहीं देती। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। मगर यहाँ पे देखें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के जरिए उसने मुझे कितनी साइज प्रोवाइड किया है। मगर मैं इससे भी ज्यादा बड़ा साइज देता फिर मुझे पिक्सेल्स में ही वर्क करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए क्या तरीका है। ओहो, मैं px लिखना भूल गया। अच्छा, एक और चीज, एक होता है पिक्सल, एक होता है पॉइंट। ये आप लोग एक मैंने ग्राफिक्स वालों को तो ये असाइनमेंट दी थी। पिक्सल और पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंस है, ये वेब वाले भी चेक करें। आप वेब के अंदर पिक्सल्स में भी साइज दे सकते हैं और पॉइंट्स में भी दे सकते हैं। तो पिक्सल और दूसरा है पॉइंट, पीटी। इट्स मींस दैट पॉइंट पिक्सल से भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज यूनिट्स है, पिक्सल, पॉइंट्स। सो आप लोगों की एक असाइनमेंट, ये सीएसएस वाले ये रीड करके आएंगे, सब बच्चे नोट करते जाएं कि पिक्सल और पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कल। और ईएम, एक और साइजेस होती है ईएम, इसे आर ई एम भी लिखा जा रहा था, ईएम भी लिखा जा रहा, बल्कि ये तीनों का डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है, पिक्सल, पॉइंट एंड आर ई एम, और कौन से वाला बेस्ट है। ठीक है, और उसका रीजन भी आप लोगों ने पढ़ना है। ये आप लोगों की एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, नोट कर लें। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ईएम
point, pt and px, and which one is best in sizes। ठीक है, ये आप लोगों ने हमें कौन सा यूज करना चाहिए। अच्छा, तो मैंने इसको पॉइंट्स में भी दिया साइज, ठीक है। फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट। अब मैं आपको डिफरेंट फॉन्ट के ऊपर ही आज पहले मैं वर्क करवा रहा हूँ। एक चीज हमने फॉन्ट साइज देख लिया, फिर उसके बाद है हमारे पास दूसरी चीज होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हमारे पास इस्तेमाल होता है बेसिकली बोल्ड करने, बोल्ड, बोल्डर, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट ये वैल्यूज भी हैं, आप इन्हें न्यूमेरिक वैल्यूज में भी वैल्यू दे सकते हो, और बोल्ड, बोल्डर, लाइट, नॉर्मल, ठीक है, ये इसकी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो मैं अगर इसे बोल्डर दे देता हूं, तो ये आपको उसका फॉन्ट वेट अप्लाई हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर देता हूं, मैं इसको पिक्सल में कर देता हूं। अच्छा, मैं आज फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट फैमिली। ये बाय डिफॉल्ट आपके पास फॉन्ट फैमिलीज जो मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स की। मैं टाइम्स, अब आप पहले ये टेक्स्ट को देख लीजिए, ये टेक्स्ट कैसे दिख रहा है आपको, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली जब चेंज करता हूँ, मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन, आपने बुक्स के ऊपर देखी होगी टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये आपकी बुक्स वही स्टाइल है, टाइम्स न्यू रोमन है। अगर मैं इसकी और चेंज करता हूँ, डिफरेंस आ रहा है। चैट में बेटा बताते रहे मुझे। फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है हमारे पास। अब मुझे बताओ फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी क्या करती है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करता है। एमएस वर्ड में आप लोगों ने, जिन लोगों ने बेसिक कोर्सेज किए हुए, तो उन लोगों को आइडिया होगा कि फॉन्ट बेसिकली जैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करते थे, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी है जो कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज हमारे पास करवाती है वेब के अंदर। अगर आप लोग के पास फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी अपनी फॉन्ट्स की फाइल्स को अटैच करते हैं वेब के साथ। वो भी हम इंशाल्लाह करके देखेंगे सारी चीज। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली हमने यूज कर लिया है। मेजरली सबसे ज्यादा यही चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। अब हम चल लेते हैं फॉन्ट के बाद, मैं बॉक्स मॉडल की तरफ नहीं जा रहा हूं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट चीजें देखी होंगी। ये देखिए कितनी ज्यादा चीजें मौजूद है। हमारा बैकग्राउंड फिल्टर है, ब्लेंड मोड है, ठीक है, ओरिजिन है, ठीक है, पोजीशन एक्स, डिफरेंट चीजें हैं, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बैकग्राउंड कलर। कल हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई करके देखे थे। तो हमने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है सीएसएस के जरिए, वो मैंने एक्वा कलर यूज किया है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है। हमारे पास जितना कंटेंट हो उसके जितना, यानी कि अगर हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है,
तो देखिए बैकग्राउंड मेरे पास कितना ज्यादा आ रहा है, क्यों? इसके ये वजह ये कि ये मुकम्मल लाइन की स्पेस ले रहा है। अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन कर दूं, ये ओके है। ये कस्टम फॉन्ट्स भी करवा देंगे, वो डाउनलोड करके फिर हमें करने पड़ेंगे। टीटीएफ फाइल्स हम डाउनलोड करेंगे, उनको लिंक करवाना है। वो भी मोहम्मद सलीम को इतना बड़ा काम तो नहीं है कस्टम फॉन्ट्स। ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैं जितना काम कर रहा हूँ ये सारा कैसे है, स्टाइल के स्टार टैग में मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन ही देना था आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्टाइल के टैग के अंदर हमने इंप्लीमेंट किया है, बट थ्रो इन लाइन। मैं यहाँ पे ना वर्क स्पेस की जगह इन लाइन ही लिख देता हूँ, इन लाइन CSS। ठीक है जी। अब हम लोग एक और पैराग्राफ लगा लेते हैं जी। उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यूज करते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कैसे होती है, मैं किसी एक बच्चे को कहता हूँ मुझे बताएगा, जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। ठीक है, दूसरा बच्चे किसी की चैट में कोई मोहम्मद सलीम, वो भी हम करके दिखा देंगे इन्हें, कोई इशू नहीं है। वो वक्त के साथ साथ अभी ये सारी चीजें करवाने से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा जी, मुझे आंस करेंगे मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान, क्या मुझे आप बताओगे इंटरनल CSS कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है? चैट में बताओ बच्चे। स्टाइल का टैग मोहम्मद कामरान, आप गलत बता रहे हो। अच्छा जी, मैं किसी और बच्चे का नाम लेता हूँ, गलत बताया है मोहम्मद कामरान ने। शहजाद बहावल, आप बताओ स्टाइल का टैग कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है? कल मैंने ये करवाया था, चैट में बताओ। ये एब्सेंट थे जी कल। अच्छा जी, मैं किसी और बच्चे से पूछ लेता हूँ, ये क्लास लीव क्यों होती जा रही, कम बच्चे होते जा रहे हैं? वजीहा बतूल, बेटा आप बताओ स्टाइल का टैग कहाँ? पेज के अंदर बेटा, पेज के अंदर तो होता है। मैंने कहा स्टाइल का टैग कहाँ पे लगाते हैं, ये मैंने बताया था कल क्लास में।
किसी को आइडिया नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है, स्टाइल टैग, स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग कहां पे लगाया जाता है? शहजार, हेड सेक्शन में। ओके, बाकी सब बच्चों ने ठीक बताया। बेटा क्लास में मौजूद रहेंगे ना तो बिल्कुल ठीक रहेगा काम। तो उसका मतलब है हम हेड के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, स्टाइल का टैग ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और स्टाइल के टैग के अंदर हम कौन सी सीएसएस करते हैं? कोई ना बताए, एक मिनट, वजीहा बेटा आप बताओ कौन सी सीएसएस होती है? वजीहा कौन सी सीएसएस होती है स्टाइल टैग के अंदर? इंटरनल, चलो कुछ तो वजीहा ने बताया। ठीक है जी। तो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग इंटरनल सीएसएस करते हैं। इंटरनल सीएसएस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल, अब यहां पे देखिएगा, पी के ऊपर सीएसएस कर देता हूं, बाय एलिमेंट सीएसएस कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं बैकग्राउंड कलर, मेरा फेवरेट वैसे कलर है जी वेब में। तो आप लोग अगर अगर मैं करता हूं, और मगर मैंने एलिमेंट पे जब हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगा के इंटरनल सीएसएस की पी के ऊपर, ये तो जितने भी पैराग्राफ है उन सब पे इंप्लीमेंट हो गई है। सो अगर मैं चाहता हूं कि मेरी किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के अंदर पे इंप्लीमेंट हो, तो मैं यहां पे जाके दूंगा आईडी इक्वल, डबल कोट्स में मैं आईडी दे देता हूं वर्क, और मैं यहां पे जाके पी हैश वर्क कर दूं, सेव करता हूं। तो अब पैराग्राफ में से जिस आईडी का ना, जिसका आईडी वर्क होगा उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होगी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 ऐसे टैग मौजूद हैं जो पैराग्राफ हैं और उनका आईडी सेम है, यानी कि उनके नाम सेम ही रखे हुए हैं मैंने, तो उन सब पे ये सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। ओके, क्योंकि क्या है, पैराग्राफ उसके अंदर नाम वर्क है, सेम नेम है। एक्सटर्नल होती है वो बेटा। किसी भी टूल के अंदर अगर सेपरेट सीएसएस की फाइल बना के हम सीएसएस जो करेंगे, हम वो भी करेंगे अभी। ठीक है जी। ये होता है हमने बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल, और एक और चीज मैं चाहता हूं कि ऐसा या सब पैराग्राफ पे भी इंप्लीमेंट हो, और जिसका ये स्पेस मैंने दी है, पहले मैंने स्पेस नहीं दी हुई थी, अब क्या होगा, पैराग्राफ पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी और जिसका आईडी वर्क होगा उस पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी उस पे वर्क? ये तो किसी पे भी वर्क नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने कोड लिखा हुआ है इसका मतलब है, अगर मैं ये कर दूं, कोमा लगा दूं, अब वर्क करेगी सब पे? क्योंकि मैंने कोमा लगाया, तो कोमे की वर्किंग ये होती है कि पैराग्राफ और
आईडी वर्क के लिए है ये ग्रुप वाली सीएसएस, यानी कि ये जो ग्रुप मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये कोमा लगने की वजह से है। ठीक है, और कल ये एक बाय एलिमेंट है और ये बाय आईडी हो गया। ठीक है, और तीसरा एक तरीका क्या था, बाय क्लास। तो क्लास बनाने का तरीका ये है कि डॉट, और उसके बाद आप क्लास का कोई भी नाम रख ले। फॉर एग्जाम्पल मैं रख देता हूं क्लास का नाम टेक, और टैग के अंदर जो हम सीएसएस कर देते हैं, हम कर देते हैं जी बॉर्डर। अच्छा जी, हमारे पास कुछ बॉर्डर रेडियस है एक, बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूं 25%। ठीक है, अब ये क्लास में जिस जिसको दूंगा उसके ऊपर देखिएगा क्या होता है। क्लास टैग सेव करके देखते हैं जी क्या हुआ इससे, शेप में कोई डिफरेंस आया? हम थोड़ा टू की जगह वन कर देते हैं जी। फिफ्टी परसेंट करते हैं, टेक्स्ट आउट हो गया। तो अगर मैं टेक्स्ट को ले जाऊं, हाँ जी ठीक है, क्या हम इसके जरिए डिजाइनिंग कर सकते हैं? अच्छा, एक टैग और भी आप लोगों को करवाता हूँ, बच्चों को उसका भी बहुत शौक होता है, मार्की। मार्की टैग बेसिकली दो, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। मैं अभी मार्की सिंपल लगा रहा हूँ, इसका बिहेवियर वगैरह मैं सेट नहीं करता। सिंपल मार्की टैग है, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं, किसी को मार्की टैग का वर्क दिखाई दे रहा है? चैट में बताएं। वर्क मूव कर रहा है जी, स्लाइडिंग। ओके तो ये बेसिकली मार्की का टैग है। ठीक है जी, ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं, बट मैं एडिशनली आप लोगों को चीजें एक्स्ट्रा, वो जो जो चीजें वेब में हमारे पास मौजूद है तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। जी अब नजर आया, शुक्र है शाहरुख खान आपको नजर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे मैंने अब आप लोगों को सी एस एस बाई आई डी, क्लास, बाय एलिमेंट तीनों तरीकों से बता दी है। ये देखें जी,
ये हमारे पास बाय एलिमेंट CSS हो गई, ये हमारे पास हैश वर्क बाय आईडी होगी, और डॉट टैग ये हमारे पास बाय क्लास हो गई है। ठीक है जी। और स्टाइल टैग के अंदर हमने इंप्लीमेंट की तो ये क्या है, इंटरनल है। अभी हम इसके एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं। तो एक्सटर्नल फाइल बनाने का जो तरीका है वो मैं यहाँ न्यू फाइल का नाम रखेंगे, हम रख देते हैं स्टाइल डॉट CSS। तो ये मेरी एक CSS की फाइल आ गई है जी। CSS की फाइल के अंदर हम करते क्या है, हम इसी CSS को मूव करवा लेते हैं। स्टाइल के अंदर मैंने जितनी भी CSS की है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करके मैं अपनी CSS की फाइल के अंदर ले जाता हूँ, बट यहाँ स्टाइल का टैग यूज नहीं होगा, सो मैं स्टाइल के टैग को कमेंट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, लिंक। ठीक है, लिंक मैंने किस चीज को करवाना है, CSS को। तो मैं यहाँ पे हर चीज मेरी फाइल पास सेट है। और मैंने अगर मेरे पाथ में कोई मिस्टेक होती है, फॉर एग्जांपल सबसे जो इन टूल्स का बड़ा मजा है वो ये है, कंट्रोल स्पेस दबाएं, ये आपको बाहर वाली फाइल का नाम बताएंगे। तो फाइल का नाम क्या है, style.css। सेव करें, और दूसरी फाइल मेरी अनसेव्ड खड़ी है उसको भी जाके सेव करें, और रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंज नहीं है, सारी चीज अपनी जगह पर कर रही है। ओके। तो इंटरनल और एक्सटर्नल करने का डिफरेंस फायदा जो मुझे हुआ है वो ये हुआ है कि मेरी HTML नीट एंड क्लीन होगी, यहाँ पे मेरी CSS करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम मोस्टली कोशिश करें, गुड अप्रोचेस जो वेब के अंदर ये है कि हम एक्सटर्नली CSS करें। ओके। है मेरे पास कि मैं गूगल से पहले वो फॉन्ट डाउनलोड करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, गूगल फॉन्ट पे चले जाते हैं हम लोग, या फॉन्ट्स सर्च कर लेते हैं, तो ये गूगल फॉन्ट्स बेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स के फॉन्ट्स मिल जाते हैं, अगर आप जो भी लेना चाहें, जो आप चाहते हैं कि आप अपनी वेब में इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें सर्च भी कर सकते हो। मैं कह देता हूँ कार्टून। ठीक है, ये कार्टून स्क्रिप्ट है। ठीक है। और कोई चाहिए आपको, कौन सा फॉन्ट यूज करें आप बताएं जी वेब में हम। ये सेकंड। ओके। ये प्रीमियम है, आई थिंक सो। जस्ट अ मिनट, फ्री वाला हमने तो देखने हैं। हम फ्री में फॉन्ट यूज करेंगे। कार्टून वाला क्या फ्री में ये एक्सटर्नल है इसलिए फ्री में अवेलेबल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जो इनके अपने फॉन्ट्स है वो हमें फ्री में अवेलेबल है, यानी कि आप इस पर क्लिक करें और इसको फॉन्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है। आप इसको डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के बाद इसे कट कर लिया मैंने, और मैं लेके आऊँ अपने वेब वाले फोल्डर में।
जो क्लास है वहां पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है जी, मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इस मेन फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और फोल्डर एक बना लेता हूँ फॉन्ट्स का, उसमें रख देता हूँ। और ये मैं इसके अंदर फाइल फॉन्ट की फॉन्ट्स में मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाके ये देखें जी, मेरे पास एक फोल्डर्स का फोल्डर आ गया जिसके अंदर ये टीटीएफ फाइल मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी, अब मैंने इसको अटैच करना है अपनी इस वर्किंग के साथ। ठीक है जी, फॉन्ट फैमिली के साथ, यानी कि ये जो मेरी वेब ओपन है। ठीक है, तो ये मैंने डाउनलोड कर लेनी है। आप लोगों ने कोई भी टीटीएफ जो फॉन्ट आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लें इंटरनेट से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उसे अटैच करना है। अटैच करने के लिए हम लोग जो वर्क करते हैं, सबसे पहले हमने उसे लिंक करवाना है, यानी कि नेम देना है अपने कंट्रोल्स में। अब वो कैसे देना है? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास, कोशिश करेंगे टॉप के ऊपर, मैं ये डबल विंडो क्लोज कर रहा हूं। सबसे पहले टॉप पे जाके मैंने उस फाइल को अटैच करना है। तो फाइल को अटैच करने का जो तरीका है वो है @font face। इसके अंदर हम लोगों ने फॉन्ट फेस के अंदर उसको अटैच करना है। तो अटैच करने का जो तरीका है, उसके अंदर पहली चीज है, अगर आप फॉन्ट को नेम क्या देना चाहते हैं, तो मैं इसको नेम दे लेता हूं फॉन्ट फैमिली, यानी कि क्योंकि हम इसको कॉल जो करते हैं इसके नेम से करते हैं फॉन्ट फैमिली। अब इसका क्या नाम रखना है फॉन्ट फैमिली का, वो हम रखेंगे फॉन्ट फैमिली कार्ट कर लेता हूं मैं, जो कार्टून कर देता हूं, ये कार्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी, कार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने लिंक देना है। वो है सोर्स। ठीक है, सोर्स देने के बाद आप उसको बताएंगे उसका यूआरएल। यूआरएल मींस कि वो पढ़े कहां पे, तो मैं इसको यूआरएल बता रहा हूं जी, फॉन्ट स्लैश, ये देखें उसने खुद ब खुद ही, मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया उसको खुद ही पिक कर रहा है। यूआरएल की ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया, वो मुझे फोल्डर का नाम भी बता रहा, फाइल। अब मैं फॉन्ट्स, फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कौन सी फाइल है, Carter 1 रेगुलर टीटीएफ। ये मैंने उसको अटैच कर दिया है। सेव करें। अब मैं जहां पे भी, मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर देता हूं, तो मैं यहां पे देता हूं फॉन्ट फैमिली कार्ट। ठीक है जी, अब इसको मैं जस्ट सेव करता हूं, ये वेब पहले देख लें। ठीक है जी, और सेव करके मैं इसको रिफ्रेश किया तो फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो बेसिकली कस्टमाइजेशन भी कोई एक काम नहीं, फॉन्ट फेस के जरिए आप फाइल को अटैच करवाएंगे। अटैच करने के लिए दो प्रॉपर्टीज देना बहुत जरूरी है कि आप फॉन्ट को नाम क्या देना चाहते हो। आप नेम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, बट कोशिश करें कि आप वही ओरिजिनल नेम रखो, ताकि कहीं पे फिर वो आपके नेम मैच ना हो जाए। तो एक फॉन्ट को फैमिली को नाम देना होता है और दूसरा उसको पाथ लगा के यूआरएल के साथ आपने अटैच करना होता है सीएस की फाइल के अंदर।
और फॉन्ट की जो फाइल आपने नेट से डाउनलोड करनी है उसकी एक्सटेंशन .ttf होती है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट से आप जाके फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह के आपको फॉन्ट चाहिए आप यहां से ढूंढे उस फॉन्ट को जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो आप अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, वो आप यहां से वेबसाइट से ले लें। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ले लेता हूँ, डांसिंग स्क्रिप्ट इस फॉन्ट का नाम है, ये लेना चाहें या आप कोई और यूज करना चाहें जो आपकी जरूरत हो। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये डांसिंग स्क्रिप्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा है, ये ले लेता हूँ। आप इस पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड। ये उन्होंने उसकी एग्जांपल्स भी नीचे शो की होती हैं। ठीक है, अगर आप इसका वेट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो ये कैसा लगेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साइज वगैरह। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड फॉन्ट फैमिली कर रहा हूं। ये मेरे पास देखें डांसिंग स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गया। शो इन फोल्डर, जहां पे मेरी वेब की रूट डायरेक्टरी है, तो रूट डायरेक्टरी जहां पड़ी है मैं वहां ले जाऊंगा। पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसके अंदर देखें जी ये जो फाइल पड़ी हुई है TTF, ये बेसिकली, और ये इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो मैं इसको फॉन्ट्स के अंदर जाके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूं जी। ठीक है जी, तो ये मेरा डांसिंग स्क्रिप्ट ये आ चुकी है फाइल, TTF फाइल ये मेरी मौजूद है। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके से चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। ये देखें जिसकी एक्सटेंशन क्या है .ttf। ओके, अब मैंने जाना है अपनी वेब में और मैंने देखे से पेस्ट कहाँ पे किया है, अपने रूट डायरेक्टरी में। रूट डायरेक्टरी में मैंने एक ना फॉन्ट्स का फोल्डर बनाया हुआ है, इंडेक्स। ये मेरी HTML की फाइल है, ये मेरी CSS, ये फॉन्ट्स का फोल्डर, ये आपको यहां से भी दिखा देता हूँ। ये फॉन्ट्स के फोल्डर के अंदर ये आ चुके हैं डांसिंग स्क्रिप्ट की TTF फाइल। अब मैं यहाँ पे आऊंगा @फॉन्ट फेस। अब देखिए जैसे ही मैं फॉन्ट फेस लगा रहा हूं वो मेरे पास एरर दे रहा है। एरर क्या, मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूं, वो कह रहा है @फॉन्ट फेस रूल मस्ट डिफाइन सोर्स एंड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज। इसकी फॉन्ट फेस के अंदर दो प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है, एक सोर्स और दूसरी फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली हम क्यों यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज करते हैं उस फॉन्ट फैमिली का नाम रखने के लिए। तो मैं फॉन्ट फैमिली का नाम रख देता हूं, फॉर एग्जांपल ये डांसिंग था तो मैं इसका कर देता हूं डैन। डैन कर देता हूं इसका नाम, मैं ये डांस कर देता हूं। ठीक है, और ठीक है जी, और दूसरा काम है जी मैंने इसे सोर्स देना है क्योंकि एरर नहीं गया है। एक मैंने उसकी कर दिया, उसने कह दिया रूल के अंदर है कि आपने फॉन्ट फैमिली और सोर्स दोनों प्रॉपर्टीज लाजमी नहीं है, तो मैं सोर्स देना भूल गया इसलिए एरर आ रहा है। तो ये मैंने सोर्स दिया, सोर्स देने के बाद मैं यूआरएल यूज करूंगा। यूआरएल बेसिकली उस फोल्डर का फाइल का पाथ देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंटेलिसेंस का इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, कंट्रोल स्पेस, तो वो मुझे फोल्डर्स की डायरेक्टरीज बता देता है। अगर वो नहीं बताता तो मैं खुद से भी टाइप कर सकता हूं। तो मैं लिखता हूं फॉन्ट्स स्लैश, ठीक है, जैसे मैं वो फोल्डर का नाम लिखा तो आगे उस फाइल का नेम मेरे पास क्या आ रहा है, डांसिंग स्क्रिप्ट वेरिएबल फॉन्ट। मैंने इसको जैसे सेव किया, अगर मैं यहां पे जाके कार्ड की जगह इंप्लीमेंट कर देता हूं क्या, डांस, क्योंकि मैंने इस फॉन्ट फैमिली का नाम क्या रख दिया, डांस। सो मैं सेव करता हूं क्योंकि इसका नाम डांसिंग था, तो डांसिंग स्क्रिप्ट, तो मैंने वहां से इसका नाम फॉन्ट डांस कर दिया और सेव करके मैं इस फाइल को गूगल को क्लोज कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें जी मेरी वही डांसिंग स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल मेरा इंप्लीमेंट हो गया। इज इट क्लियर नाउ? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
CSS रूल्स हैं कुछ ओवरराइडिंग के, उनके अंदर हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 तरीके CSS के डिस्कस किए हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, स्टाइल शीट्स के अंदर। एनी इनलाइन CSS यानी कि जो हमने की होगी स्टाइल शीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अब मैं इसके रीजन आपको बताता हूँ। जो चीज हमारे पास करीब तर है, यानी कि हमने इनलाइन CSS की है, इंटरनल भी वही किया हुआ और एक्सटर्नल भी वही काम किया, तो इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? इनलाइन CSS को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो हमारे टैग के क्लोजर है। सो इट विल बी ओवरराइड एनी रूल डिफाइंड इन स्टाइल, यानी कि इंटरनल टैग एंड रूल डिफाइंड इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इट मींस दैट अगर मैंने कोई CSS की हुई है, इनलाइन CSS की हुई है, इंटरनल की हुई है, एक्सटर्नल भी एक ही प्रॉपर्टी की हुई है, तो वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा? इनलाइन को। तो ये हमारा ओवरराइड कर देगा प्रीवियस बोथ को, यानी कि एक्सटर्नल फाइल की जो CSS होगी उसे भी, और इंटरनल जो स्टाइल के टैग के अंदर CSS होगी उसे भी। एनी रूल डिफाइंड, यानी कि कोई भी CSS की जो रूल मैंने डिफाइन किए होंगे स्टाइल, यानी कि इन इंटरनल यानी कि स्टाइल टैग के अंदर, विल ओवरराइड्स रूल डिफाइंड इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और वो किनको मॉडिफाई कर देंगे? एक्सटर्नल वाली, यानी कि उसकी प्रायोरिटी हाई होगी एक्सटर्नल से, किसकी? इंटरनल वाले की। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड है जी हमारे पास, एनी रूल डिफाइंड इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट टेक्स लोएस्ट प्रायोरिटी एंड रूल्स डिफाइंड इन द फाइल विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन अबव 2 रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। और वो उस वक्त हमारे पास ज्यादा प्रायोरिटी लेंगे अगर वो फर्स्ट 2 रूल्स वर्किंग में नहीं होंगे। जी, ये बेसिकली इंपॉर्टेंस लेवल या प्रायोरिटी लेवल के जो रूल्स हैं उन्हें कह सकते हैं कि किस CSS को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, तो ये बेसिकली उसे ओवरराइडिंग कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, कमेंट लिखने का जो रूल है वो ये है कि स्लैश स्टैरिक से आपने स्टार्ट करना है कमेंट को, और उसके अंदर जितना कोड लिखना है और उसके बाद क्लोज कर देना है। शॉर्टकट भी होती है कमांड की जी, शॉर्टकट विजुअल स्टूडियो कोड में है हमारे पास। जिस लाइन को जिसको आपने कमेंट करना है उसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल स्लैश दबा दें। एक दफा दबाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। कंट्रोल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो कमेंट, ये मैं कर रहा हूं, अनकमेंट कर रहा हूं। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके प्रॉपर पे टाइप करके दिखा रहा था। ठीक है जी, और एक चीज माइंड में रखिए, कमेंट फॉर एग्जांपल मैंने ये किया हुआ है, यहां पे मैं कमेंट को क्लोज, इसको नहीं, मैं ऊपर करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को कमेंट किया है, मैं इसको कमेंट करना, क्लोज करना भूल जाता हूं, उसकी वजह से क्या होगा? मैं ये वाला कमेंट खत्म कर देता हूं, एक मिनट। उसकी वजह से क्या होगा? ये मैंने कमेंट क्लोज करना भूला था, उसके नीचे जितना भी मेरा कोड है वो सारा ही कह लें कि खराब हो जाएगा। क्यों? वो कमेंट को क्लोज नहीं हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कमेंट करना पड़ता है। कमेंट फॉर एग्जांपल हमने कोई शॉर्ट नोट लिखना है कि ये CSS किस चीज के लिए है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपके कोड को यूज करता है तो उसको आसानी हो, वो उसे पता लग जाए कि ये वाली CSS किस काम की है, ये वाली CSS किस काम की है। हेडर के CSS अलग करके रखे, फुटर की अलग, बॉडी की अलग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की CSS करते हैं वो अलग करके रखें। ठीक है, ये हमारे लिए एडवांटेजेबल है कि कमेंट्स हम लिखें। Many times you have need to put additional comments in style sheet blogs, so it is very easy to comment any part in style sheet. You can simple put your comment inside forward slash static, this is comment, ठीक है। You can use slash static so on to slash static slash to comment multi-line blocks in similar way you do in C and C++ programming languages. एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दी है और यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक मेजरमेंट यूनिट्स। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स बेसिकली आप लोगों ने
यहाँ पे इतना ज्यादा मैं ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में भी दिया था मैंने, पिक्सल्स का, ईएम का और ये दिया था, तो ये आपके सामने वही चीज आ गई है। ठीक है जी, आप लोगों ने भी इसे इंप्लीमेंट करके देनी है, तो ये उन्होंने डिफरेंट परसेंटेज, अब आपकी ये असाइनमेंट भी बढ़ गई है। ठीक है जी, परसेंटेज, सेंटीमीटर, ठीक है, ईएम, ईएक्स, आईएन, एमएम, ठीक है, ये सारे यूनिट्स आप लोगों ने इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है जी, इनका कंपैरिजन करना, हम इसको मैं पढ़ा देता हूं जी। तो बेसिकली मेजरमेंट यूनिट बेसिकली ये है कि आप लोगों की वेब के अंदर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी बॉर्डर को हाइट विड्थ देता हूं या किसी को हाइट विड्थ देता हूं, आप लोगों को पता है कि हमारी जो स्क्रीन है ये पिक्सल बेस्ड है, तो ये पिक्सल्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इन्हीं पिक्सल्स की हेल्प से, यानी कि स्क्रीन हमारी पिक्सल बेस्ड वर्क कर रही है, तो क्या कोई और यूनिट है जो कि हमारी इन की हाइट विड्थ को मैनेज कर सके? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। Before we start, we actual exercise, we do brief about idea CSS measurement unit. CSS supports number of measurements, including absolute units such as inches, centimeter, points, and so on, as well relative measures such as percentage and EM units. You need these values while specifying various measurement in your style rules. उसकी एग्जांपल में ये देखिए, आप लोग बॉर्डर को 1 पिक्सल करते हैं तो इससे बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल सेट होती है। यू हैव लिस्टेड, और ये नीचे लिस्ट अवेलेबल है, यूनिट। सबसे पहले परसेंटेज जो यूज की जाती है, डिफाइन अ मेजरमेंट एज अ परसेंटेज रिलेटिव टू अनदर वैल्यू, टिपिकली एंड क्लोजिंग एलिमेंट। ठीक है, ये देखिए जी, पैराग्राफ के अंदर उसने हाइट को 125 यानी कि आम रूटीन से 125%, यानी कि 100% एक्यूरेटली अगर उसकी अपनी वैल्यू है तो 25% इंक्रीमेंट के लिए 125% उसका साइज कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, जैसे आप लोग सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं तो वैसे ही सेंटीमीटर्स के अंदर डिफाइन मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ईएम जो है बेसिकली a relative measurement for a height of a font in a EM spaces, because an EM unit is equivalent to the size of given font. If you assign a font to 12 point, each EM unit would be 12 point, means that 1 EM equivalent to 12 points. क्लियर है? यही रीडिंग असाइनमेंट भी आपको दी थी। अब आप लोगों ने कल इसको डिटेल में आप लोगों ने रीडिंग मैंने करने का आपको पहले बताया हुआ, टास्क दिया हुआ था। ठीक है, द EX, the value defines measurement relative to the font X height. X height is determined by the height of font lowercase letter X. ठीक है, तो ये आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद इंचेस, आप लोगों के मेजरमेंट इंच, सिंपल इंचेस है, तो हमारी अगर स्क्रीन फॉर एग्जांपल 14 इंच की है, 17 इंच की है, अगर आप कितने चाहते हो तो अगर इंचेस में स्पेस देना चाहते हो तो आप इंचेस में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं या वर्ड स्पेसिंग करना चाहते हैं 1.5 इंच की बिटवीन, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद MM मिलीमीटर्स। ठीक है, तो आप मिलीमीटर्स के अंदर भी दे सकते हैं, PT पॉइंट के लिए और PX पिक्सल्स के लिए। ठीक है जी, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और इनको आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट भी थी। फिर उसके बाद कलर्स के बारे में कल मैंने आप लोगों को कहा था कि हेक्सा कोड, RGB और कीवर्ड, बेसिकली कलर नेम। ठीक है, तो मैंने तीनों तरीके बताए थे। अगर शॉर्ट हेक्सा कोड लिखना हो तो मींस कि अगर यहाँ पे 6 हैं तो आप उनकी जगह 3 कैरेक्टर्स यूज कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद RGB का मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, RGB के अंदर ये कि हम 3 वैल्यूज देते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू दी जा सकती है और परसेंटेज में भी दी जा सकती है। RGB के परसेंटेज में ये हो जाता है RGB के, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं रेड कलर कितने परसेंट हो, ग्रीन कलर कितने परसेंट हो। बेसिकली RGB का स्ट्रक्चर ये होता है कि रेड ग्रीन ब्लू कलर मिलकर न्यू कलर जो बनाएगा, तो इनका जो कॉम्बिनेशन रखना है, रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन कितने परसेंट आप रखना चाहते हैं, तो वो आप फर्स्ट वैल्यू आपके रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वैल्यू जो है आपकी ग्रीन कलर को, और थर्ड वैल्यू आपके
ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट्स योर चॉइस कि आप कौन से कलर की कितनी परसेंटेज यूज करवाते हैं। फिर या दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू देने का जो तरीका होता है, आपके पास टोटल कैरेक्टर्स जो एब्सोल्यूट कलर के आ जाते हैं वो 0 टू वैल्यू जो आती है एक कलर की, फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर की बात करता हूं तो 0 टू 255 तक की आपके पास पॉसिबल वैल्यू थे। इनके बिटवीन आप जितनी मर्जी रेड कलर का शेड ऐड करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्लू कलर का, ग्रीन का और ब्लू का शेड ऐड कर। और थर्ड है कीवर्ड, यानी कि कलर का नेम। फॉर एग्जांपल आप टेल कर देंगे तो वो टेल कलर आ जाएगा, अगर आप पिंक कर देंगे तो पिंक, रेड, एक्वा, ब्लैक, सो ऑन, आप जो कलर वहां पे ऐड करना चाहेंगे वो आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ CSS की बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज डिस्कस्ड हैं, ठीक है, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया था कि आप स्टैटिकली कोई कलर दे सकते हैं। कलर देने के जो स्टाइल थे वो आपके पास ऊपर अवेलेबल है। बैकग्राउंड कलर दे लेंगे तो उससे क्या होगा, वो आपके पास बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। जिस टैग के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे उसी के ऊपर वो बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद CSS की एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। आप इसको URL बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL के अंदर आप अगर उसे URL दे देंगे तो वो ये इसकी एग्जांपल आ गई आपके पास बैकग्राउंड कलर की। ठीक है, तो ये आपके बैकग्राउंड में अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए बैकग्राउंड इमेज यूज करेंगे। प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड रिपीट, इफ यू हैव अप्लाई अ इमेज ऑन अ बैकग्राउंड then if image size is lower than your screen it repeats automatically। ठीक है, कि उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो रिपीटेशन आ जाती है। तो अगर आप वो रिपीटेशन इमेज की बैकग्राउंड की रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ इमेज। अगर मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूं या बढ़ाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी से मैनेज करूंगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन है हमारे पास के बैकग्राउंड का इमेज जो लगाना है उसकी पोजीशन क्या रखनी है, वो सारी बैकग्राउंड पोजीशन हम टच यूज करेंगे। फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्रोलिंग के अंदर कोई चीज अटैच करना चाहता हूं इमेज वगैरह तो वो भी हम अटैच कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड प्रॉपर्टी एक सिंपल एक ही प्रॉपर्टी से अगर आप सारे काम RGBA HSLA, यार ये आप हर चीज के बाद में A क्यों लगा देते हैं? RGB होता है भाई, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। बैकग्राउंड, अच्छा, बैकग्राउंड के जरिए आप लोग बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के एक ही प्रॉपर्टी के जरिए मल्टीपल वर्क करने के लिए, तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो किया था तो येलो कलर आपके पास इंप्लीमेंट हो गया। अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं, हम लोगों ने कल इमेज भी अप्लाई करके देखा था बैकग्राउंड में, तो हमारे पास इमेज आ रहा था। अब देखिए इमेज हमारे पास मल्टीपल टाइम रोटेट हो रहा है, उसका रीजन क्या था, इमेज की रिपीटेशन ऑफ करनी। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट बैकग्राउंड को रोकना। तो उसके लिए बैकग्राउंड रिपीट बाय डिफॉल्ट ही रिपीट होता है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो रिपीटेशन नन कर दे। अब ये देखिए रिपीट हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों साइडों पे आ गया। अगर बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे आप, ठीक है, अगर आप रिपीट Y कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ Y एक्सिस के ऊपर रिपीटेशन आएगा, और रिपीट X एक्सिस कर देंगे तो वो X एक्सिस पे रिपीटेशन आएगी। ठीक है, और अगर नो रिपीट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड पे इमेज एक मर्तबा ही लगेगा। फिर उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पोजीशन 100 पिक्सल कर देंगे तो वो देखें आपके पास 100 पिक्सल के ऊपर जाके उस बैकग्राउंड को लगा देगा। और ये जो वैल्यू दी जा रही है 100 पिक्सल देंगे तो वन साइडेड, ये टू साइडेड, अब ये दो साइडों से आ रही है वैल्यू। ये उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं 100 एंड 300 हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। और अगर आप उसकी अटैचमेंट को फिक्स कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। मैं आपको इसकी आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अटैचमेंट स्क्रॉल कर देंगे तो अटैचमेंट आपके पास स्क्रॉलेबल होगी। जी, पिक्चर भी फिट हो सकती है। ये अगर आप उसको स्क्रॉल कर देंगे तो वो आपका बैकग्राउंड स्क्रॉल के साथ साथ आपके साथ मूव करेगा। फिर उसके बाद आज हम लोगों ने फॉन्ट्स को, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, हम ये फॉन्ट स्टाइल और वेरिएंट को डिस्कस कर लेते हैं। वेट, साइज और सिंपल फॉन्ट हम यूज कर चुके हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास आ जाता है कि अटैलिक, ठीक है, ये चीजें आप करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वेरिएंट के अंदर आप स्मॉल कैप्स, ठीक है, ये इसके डिफरेंट स्टाइल है, देख रही है, ये कैप्स आ गए उसके अंदर आप कवर करने के लिए। ये देखें, दिस इज अ, ये छोट लोअर केस में लिखा हुआ, यहाँ पे कैसा है, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर किया उसने, ठीक है जी, यानी कि लोअर कैरेक्टर्स भी उसने स्मॉल को स्मॉल डैश कैपिटल किया है, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, स्मॉल कैरेक्टर्स भी किसमें आ गए, कैपिटल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट था, बोल्ड करने के लिए हम लोगों ने यूज किया हुआ है ये चीज। फॉन्ट साइज भी आप लोगों ने इंप्लीमेंट करके देखा हुआ है। ठीक है जी, यहां तक टॉपिक नंबर 7 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद CSS टेक्स्ट के ऊपर जो इंप्लीमेंट करना है वो हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके।